गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले व्याख्यान में हमने समस्थिति की संकल्पना में प्राट के कंसेप्ट की बात की थी या प्राट के व्यू के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे एरी के विचार के बारे में। एरी जो हैं ये ब्रिटिश खगोलवेत्ता थे। इन्होंने समस्थिति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। सबसे पहले हम बात करें समस्थिति की, तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, घूर्णन करती हुई पृथ्वी के ऊपर ऊंचे उठे हुए भाग जैसे पर्वत, पठार, मैदान व नीचे धसे हुए भाग या अवतलित भाग जैसे सागरीय बेसिन, इन सब के मध्य घूर्णन करती हुई पृथ्वी के ऊपर संतुलन या स्थिरता की दशा को हम समस्थिति कहते हैं। प्राट ने बताया कि ऊंचाई और घनत्व की मात्रा में विलोम अनुपात होता है और इन्होंने यह माना कि जितने भी हमारे भूभाग हैं उनके घनत्व में विभिन्नता है, परंतु उनका जो भार है वो नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक क्षतिपूर्ति तल है, उसके ऊपर सभी का भार समान है, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो या सागरीय तल हो, जिसके कारण ये सभी भाग जो हैं वो स्थिर हैं। या कहने का मतलब ये है कि विभिन्न उच्चावच इसलिए स्थिर हैं क्योंकि उनका घनत्व अलग है या उनके घनत्व में विभिन्नता है, परंतु उनका भार क्षतिपूर्ति तल पर समान है। अर्थात पर्वत, पठार, मैदान और सागर तली का भार क्षतिपूर्ति तल पर समान होता है, इसलिए ये संतुलित हैं या हम कहें स्थिर अवस्था के अंदर हैं। आज हम बात करेंगे एरी के विचार की। इससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी। प्राट के अनुसार इन्होंने कहा कि घनत्व का जो प्रतिरूप है वो गहराई के अनुसार बदलता हुआ है, न कि स्थलाकृतियों की विभिन्नता के अनुसार। यानी घनत्व में परिवर्तन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो पर्वत है या पठार है, उसमें परिवर्तन जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं। हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ या लेयर्स के अंदर बात की थी कि नीचे की ओर जाने पर घनत्व के अंदर परिवर्तन, या हम जाएं तो घनत्व देखें तो घनत्व जो है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए नीचे की ओर जाने पर घनत्व के अंदर अंतर पाया जाता है। एरी जो है ये ब्रिटिश खगोलवेत्ता थे और 1859 में इन्होंने ये बताया कि हिमालय जो है उसका आंतरिक भाग खोखला नहीं है। इससे पहले पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि हिमालय की तलहटी में कल्याण और कल्याणपुर नामक दो स्थानों में जब खगोलीय और त्रिकोणमितीय विधि द्वारा अक्षांशीय निर्धारण किया जा रहा था, तो उसमें दोनों का जो अंतर है, दोनों विधियों के जो परिणाम थे उसमें अंतर आया, और अंतर जितना आना चाहिए था उतना नहीं बल्कि उससे काफ़ी कम आया। तो इसका कारण ये माना गया कि जो प्रयोग में जो साहुल हम प्रयोग में ले रहे थे, तो वो साहुल हिमालय के द्वारा कम आकर्षण शक्ति से, या उसको हिमालय कम आकर्षण शक्ति से अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसलिए कुछ विद्वानों के दिमाग में ये भी आया कि हिमालय कम आकर्षण शक्ति से इसलिए आकर्षित कर रहा है कि हो सकता है वो अंदर से खोखला हो, या फिर वो इसलिए कम मात्रा में आकर्षित कर रहा है कि वो खुद ही कम घनत्व वाली शैलों से बना हुआ हो। तो इनके अनुसार हिमालय का आंतरिक भाग जो है वो खोखला नहीं हो सकता, और वास्तव में पॉसिबल भी नहीं है कि अंदर से हम इतनी बड़ी भू आकृति को होलो या खोखला मानेंगे। तो जो कि स्थिर उस पृथ्वी का आंतरिक भाग इस तरह से होल होगा तो उस पर इतना भारी भूभाग जो है वो स्थिर नहीं रह पाएगा, वो नीचे की ओर धंस जाएगा। कहने का मतलब है स्थिर नहीं रह सकता है, पर्वत के रूप में वो अवस्थित नहीं रह सकता। तो इन्होंने हिमालय की कम आकर्षण शक्ति का कारण जो है वो ये माना कि क्रस्ट, हिमालय क्रस्ट से बना हुआ है, और क्रस्ट जो है वो कम घनत्व वाली परत है, और ये अधिक घनत्व वाली परत या जो सबस्ट्रेटम या अधस्तर है उस पर तैर रहा है। तो कहने का मतलब है कि हिमालय की जो शैलें हैं वो कम सघन हैं, हल्की हैं, और नीचे की जो सघन शैलें हैं, भारी शैलें हैं, उनसे जो अधस्तर निर्मित है उसके ऊपर क्रस्ट तैर रहा है। इसी प्रकार से इन्होंने बताया कि हिमालय जो है वो भारी मैग्मा, यानी ऊपरी भाग जो है ये हल्का होता है, और निचला भाग जो है ये भारी है। तो हिमालय इस निचले भाग के अंदर
तैर रहा है, जो कि भारी है या सघन है। तो इसके साथ साथ जितने अन्य स्थल रूप हैं वो भी निचले जो सबस्ट्रेटम है उसके ऊपर अवस्थित हैं। और इसके साथ इन्होंने ये माना कि जो भूभाग जितना ऊंचा है उसका उतना ही भाग नीचे की ओर धंसा हुआ है। इसका कारण आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इनकी जो संकल्पना है या जो संतुलन की आइसोस्टेसी का जो कंसेप्ट है, ये प्लवनशीलता के या बॉयंसी की थ्योरी जो है उस सिद्धांत पर आधारित है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्लवनशीलता का सिद्धांत जो है वो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है, जिनके अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी तैरती हुई वस्तु अपने नीचे से अपने द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान को हटा देती है, जिसके कारण वह तैरती है। जैसे जहाज पानी में तैरता है, तो जैसे ही जहाज को पानी में उतारा जाता है तो वह अपने मास के बराबर पानी को हटा देगा, तभी वह तैरेगा। इसी प्रकार से कोई भी जो आइसबर्ग या हिमशिला पानी में होती है तो उसका टुकड़ा जल में तैरते हुए उसका एक भाग हमें ऊपर नजर आता है और उसके 9 भाग जो हैं वो नीचे होते हैं। यानी जो एरी के अनुसार जितने भी भूभाग हैं उनका एक भाग जो है वो ऊपर है और 9 भाग जो हैं वो नीचे की ओर धंसे हुए हैं। यानी भूपटल के सभी स्थल रूप अपनी ऊंचाई का 9 गुना अधः स्तर में धंसे हुए हैं। यदि प्लवन सिद्धांत को एरी के सिद्धांत में प्रयुक्त किया जाए तो हिमालय की कुल ऊंचाई का 9 गुना भाग जो है वो कहाँ है, धरातल के नीचे होगा, और जो कि हल्का है, क्योंकि हिमालय किससे बना हुआ है, क्रस्ट से बना हुआ है या हल्के तत्वों से बना हुआ है। तो इसका मतलब हिमालय की 9 गुना रूट जो है वो सबस्ट्रेटम या अधः स्तर के अंदर प्रविष्ट है। यानी हिमालय की ऊंचाई है 8000, एवरेस्ट की हम बात करें 8848 मीटर है, तो 8848 गुना 9 मीटर जो है ये नीचे की ओर धंसा हुआ है। तो इस आधार पर एरी ने बताया कि हिमालय के कम आकर्षण का जो कारण है वो साहुल रेखा का हिमालय की ओर कम झुकाव इसलिए रहा कि इन ऊंचे पर्वतों ने अपने नीचे जो क्षेत्र, जो नीचे का क्षेत्र है, उस क्षेत्र को घने बेसाल्ट पदार्थ जो है उसको हटा दिया। यानी हिमालय की जो रूट्स हैं, इन रूट्स ने नीचे का जो ये बेसाल्ट जो है उसको हटा दिया, इसलिए हिमालय जो है वो कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति से साहुल को आकर्षित कर रहा है। अपने मत को समझाने के लिए इन्होंने प्राट की तरह ही एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाने का प्रयास किया, एक प्रयोग के द्वारा, और इन्होंने समान घनत्व के कुछ विभिन्न ऊंचाई वाले टुकड़े लिए। ये जो टुकड़े हैं इन सब की डेंसिटी जो है वो समान है, लेकिन आपको चित्र में नज़र आ रहा हो वो सबकी ऊंचाई जो है वो अलग अलग है। तो यानी समान घनत्व वाले अलग अलग ऊंचाई वाले इन्होंने कुछ एक ही पदार्थ के टुकड़े लिए, जैसे इन्होंने लोहे के टुकड़े लिए और इनको पानी के भरे बेसिन में डुबो दिया, और कुछ समय पश्चात जब स्थिर अवस्था में आए तो ये नीचे की ओर देखा, ये टुकड़े अपने आकार के अनुसार भिन्न भिन्न गहराई तक डूबते गए। यानी जो बड़ा भूखंड ऊपर है उसका निचला भाग उतना ही ज़्यादा गहरा है, ऊपर की ओर जो भूखंड कम है उसका नीचे की ओर भी भाग कम है। कहने का मतलब है कि जो पर्वत हैं उनके ज़्यादा भाग नीचे की ओर डूबे हुए हैं, जो पठार हैं उनके पर्वतों से कम मात्रा में, मैदान जो हैं उनके और कम मात्रा में नीचे की ओर डूबे हुए हैं। तो कहने का मतलब है अधिक ऊंचे भाग जो हैं वो अधिक गहराई तक नीचे सबस्ट्रेटम में धंसे हुए हैं। तो अधिकतम उभरा टुकड़ा अधिकतम गहराई में धंसा हुआ पाया गया। तो ये व्यवस्था इन्होंने कहा कि स्थलखंडों पर भी लागू है। तो इस प्रकार से एरी ने विभिन्न मोटाई व गहराई किंतु समान घनत्व वाले स्तंभों की कल्पना की। तो इनका जो सिद्धांत है ये है समान घनत्व वाले स्तंभ और जिनकी गहराई जो है वो अलग है। इसी प्रकार से प्राट की तुलना में एरी का मत जो है वो अधिक सत्य और मानने लगता है, लेकिन इसमें भी दोष है, इसको अभी हम दोष मुक्त नहीं मान सकते, क्योंकि इन्होंने जो कल्पना की है, इन्होंने ये कहा कि
सभी जितने भी स्तंभ हैं उनका घनत्व बराबर होता है, लेकिन उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। जैसे हम बात करें कि पर्वत, पठार, मैदान जो है ये सभी समान घनत्व की शैलों से बने हुए हैं, परंतु विभिन्न भागों में गहराई में ऊंचाई के साथ अंतर पाया गया है। अर्थात पृथ्वी के विभिन्न भाग जैसे हिमालय है, एंडीज है, गंगा यमुना का मैदान है, अमेजन बेसिन है, इन सब का घनत्व समान है, लेकिन नीचे सबस्ट्रेटम में इनकी गहराई जो है वो सबकी अलग अलग है। एंडीज हिमालय की ज़्यादा होगी, गंगा मैदान की कम, यानी मैदानी भागों की कम, अमेजन बेसिन उसकी अलग होगी। तो इस प्रकार से इन एरी ने कोई क्षतिपूर्ति तल जैसा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया। इन्होंने क्षतिपूर्ति जैसे क्षेत्र को स्वीकारा तो है, लेकिन एक लेवल जो है, जैसा कि प्राट ने बताया कि लेवल या जोन ऑफ कंपनसेशन है, ऐसा इन्होंने कोई भी लेवल या जोन जो है वो नहीं माना। और इनके अनुसार हम बात करें तो इन्होंने कहा कि सारे भूखंड पृथ्वी के ऊपर इसलिए स्थिर अवस्था में है क्योंकि इन सब का घनत्व जो है, डेंसिटी सबकी क्या है, समान है, लेकिन सबकी जो लंबाई जो है या सबकी मोटाई जो है वो अलग अलग है, जिसके कारण वो गहराई में अलग अलग अपनी ऊंचाई के हिसाब से अवस्थित है। यानी बड़ा भूखंड अधिक गहराई में स्थित है, छोटा भूखंड कम गहराई में स्थित है, इसलिए इन सब के मध्य संतुलन है। तो एरी के अनुसार सभी भूखंडों के मध्य संतुलन इसलिए है कि उनका कम भाग जो है, उनका अधिकांश भाग जो है वो गहराई में धंसा हुआ है, और जितना वो धंसा है उतना ही भाग उसने सबस्ट्रेटम का हटा दिया है। इसलिए इन सब का जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो उतना नहीं हो पा रहा जितना कि होना चाहिए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अधिक घनत्व होगा तो अधिक होगा, और हल्का पदार्थ होगा तो उसके द्वारा कम मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो लगेगा। तो एरी ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा अपने इस सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। अब हम बात करें इन दोनों सिद्धांतों के मूल्यांकन की, या दोनों में अंतर देखें, तो सबसे पहले इस चित्र में हम देखें तो प्राट जो है उनके अनुसार एक लेवल ऑफ कंपनसेशन है, उसके ऊपर सारे भूखंड अवस्थित हैं, लेकिन इन सब के घनत्व के अंदर अंतर है। इन सब से नीचे की ओर भार डाला जा रहा है, और इन सब का भार जो है इस लेवल ऑफ कंपनसेशन के ऊपर समान है, इसलिए ये संतुलित हैं। जबकि एरी क्या कहते हैं कि सभी भूखंड जो है इनकी डेंसिटी सेम है, सबकी, यानी एक ही प्रकार के पदार्थों से बने हुए हैं, लेकिन अंतर है तो किसमें, इनकी गहराई के अंदर अंतर है। यानी जो उच्च भाग है, पर्वतीय क्षेत्र हैं, वो अधिक गहराई तक धंसे हुए हैं, और जो निम्न भाग है यानी पर्वतों से नीचे हैं वो कम गहराई तक सबस्ट्रेटम में या अधः स्तर में धंसे हुए हैं। तो ये एरी के अनुसार जो भूभाग ऊपर की, जो भूपटल के ऊपर जो पर्वत पठार मैदान है वो अधिक गहराई तक, यानी उनका एक हिस्सा ऊपर है और 9 हिस्सा जो सबस्ट्रेटम में धंसा हुआ है, इसलिए ये पृथ्वी के ऊपर संतुलित, या हम कहें कि समस्थिति की अवस्था में हैं। अब बात करें हम दोनों के इवेल्युएशन की, तो सबसे पहले हम बात करें तो पूर्णतः जो वैज्ञानिक विवरण जो दिया गया है इसका श्रेय एरी को दिया जाता है, और इनके सिद्धांत को प्राट तथा हैफोर्ड बोवी की संकल्पनाओं की अपेक्षाकृत अधिक वरीयता जो है वो प्रदान की गई है। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, इसमें अभी हमने जो बात की थी कि जितने भी हमारे कॉलम्स हैं इनका सबकी डेंसिटी समान होती है, लेकिन गहराई में अंतर होता है। तो जो एरी का जो मत है, इसमें अभी हम बात कर रहे थे कि ये भी दोष मुक्त नहीं है, यानी कमी इसमें भी है। हालांकि ये मत जो है वो प्राट की तुलना में अधिक प्रचलित या माना गया है। इन्होंने क्या माना कि जितने भी भूखंड हैं उनका एक भाग ऊपर है और 9 भाग कहाँ है, नीचे की ओर है। तो जब हम यानी सभी भूभाग जो हैं वो नीचे की ओर क्या रख रहे हैं, रूट्स हैं, जड़ें रखते हैं। तो हिमालय की, अभी जैसा कि हमने बात की थी कि हिमालय की ऊंचाई को हम माने तो उसको 9 गुना हम मल्टीप्लाई करें तो वो बहुत अधिक गहराई की ओर चला जाएगा। और नीचे की ओर आप जैसा कि सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम गहराई की ओर जाते हैं
तापमान में बढ़ोतरी होती है, यानी 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाती है। तो नीचे हिमालय की जो जड़ है वो इतने अधिक उच्च तापमान पर वो किस अवस्था के अंदर आ जाएगी? द्रवित अवस्था के अंदर आ जाएगी। तो जो हम ये एरी की जो रूट थ्योरी की जो हम बात कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे गहराई की ओर जाएंगे तो ये रूट्स जो हैं ये धीरे धीरे अधिक तापमान के संपर्क में आने पर मोल्टन फेज में आ जाएंगी या पिघल जाएंगी। तो इस प्रकार से हम अभी बात कर रहे थे कि इस सिद्धांत का श्रेय जो है, वैज्ञानिक विवरण का श्रेय जो है वो एरी को दिया जाता है, लेकिन फिर भी इस मत को अधिक वरीयता प्रदान की जाती है, जिसके 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। सबसे पहला कि पृथ्वी के घनत्व की जो परतें हैं वो कॉन्सेंट्रिक होती है या संकेंद्रीय होती है, जैसे कि हमने लेयर्स में बात की थी कि ये परतों के रूप में है, न कि स्तंभ के रूप में। तो अभी ये जो विद्वान जो है ये स्तंभ के रूप में बात कर रहे हैं कि सभी भूखंड जो है वो अलग अलग स्तंभों से बने हुए हैं, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों और जो सीस्मिक वेव्स हैं उनसे हम देखें तो पर्वतों के जो रूट्स हैं उसको बल मिलता है। उसके आधार पर सिद्ध हुआ है कि नीचे की ओर इनमें रूट्स हैं या इनका अधिकांश भाग जो है वो नीचे की ओर धंसा हुआ है, और खासकर ये मूलतः सियाल से बने हुए जिनकी गहराई कितनी मानी गई है, लगभग 60 किलोमीटर। इसी तरह से हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में भूपटल में जो संपीड़नात्मक और जो तनाव मूलक क्षैतिज बल जो होते हैं ये हमें नजर आते हैं, ये अधिक मात्रा में होते हैं, न कि ऊर्ध्वाधर बल। फोर्सेस जो है वो तो या तो एक दूसरे की ओर लगेंगे या एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, लेकिन फोर्सेस कभी ऊपर से नीचे यानी ऊर्ध्वाधर जो बल हैं इसकी प्रधानता नजर नहीं आई है, जैसा कि हैफोर्ड और बोवी जो हैं वो बताते हैं। अतः विभिन्न घनत्व वाले या भिन्न भिन्न घनत्व वाले जो हमारे पर्वत, पठार, मैदान जो हैं ये सबस्ट्रेटम में एक समान गहराई पर आधारित ना होकर क्षतिपूर्ति तल के सिद्धांत के ऊपर निर्भर है या उसके ऊपर है, तथा धरातल पर विभिन्न ऊंचाइयों में उच्चावचन में संतुलन का कारण उनके घनत्व में अंतर होता है। तो इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर हम देखें तो जो इनके अंदर घनत्व के अंदर अंतर पाया गया है उसके आधार पर ये भूभाग जो हैं वो अवस्थित हैं। तो ये तो था ये एरी और हमारे जो प्राट जो हैं इन्होंने जो अपनी संकल्पना दी है उसमें अंतर या हम कहें उसका मूल्यांकन। तो आज हमने एरी की बात की और एरी के मत के साथ साथ हमने इसकी थोड़ी सी तुलना प्राट के मत से भी की। अगले व्याख्यान में हमने जो शेष विद्वान हैं जिन्होंने अपना मत दिया है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और साथ ही पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार से जो समस्थितिक संतुलन कायम रहता है उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।